नमस्कार दोस्तों, लाल बत्ती शो के एक और नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज के एपिसोड में दोस्तों बात करेंगे तीन मुख्य खबरों के ऊपर। अब दोस्तों तीन मुख्य खबरें, पहली खबर तो है अयोध्या राम मंदिर के अंदर हुए ध्वजारोहण उत्सव के बारे में। दूसरी खबर है दोस्तों राजस्थान की उस राजनीति के बारे में जिसके अंदर देखने को भी मिल रहा है कि बीजेपी के कुछ बड़े बड़े नेता वसुंधरा राजे को साइड कॉर्नर कर रहे हैं, यानी कि दरकिनार कर रहे हैं। अब वो कौन वो नेता हैं और किस प्रकार से वो कर रहे हैं वो देखना रहेगा। और तीसरी खबर दोस्तों है पाकिस्तान और अफगानिस्तान की, जहां देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच अब जंग वाले हालात बखूबी रूप से खतरनाक तरीके से बन चुके हैं। अब दोस्तों अपन चलते हैं अपनी पहली खबर के अंदर। पहली खबर के अंदर दोस्तों क्या है, पहली खबर के अंदर यही है कि अयोध्या राम मंदिर का ध्वजारोहण उत्सव चल रहा है। अब यहाँ पर होता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद थे, साथ साथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी मौजूद थे। अब ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद थे। और ये ध्वजारोहण उत्सव होता कब है दोस्तों, पहले आप ये समझ लीजिए। अब दोस्तों इस उत्सव के अंदर ये होता है कि जब मंदिर बनकर पूरा तैयार हो जाता है तो मंदिर का जो शिखर होता है उस शिखर के ऊपर ध्वजारोहण की जाती है, यानी कि एक भगवा झंडा लहरा दिया जाता है। इस वक्त जो राम मंदिर का शिखर है वो है टोटल 191 फीट का, यानी शिखर यानी कि उसके ऊपर का हिस्सा है वो पूरा है 191 फीट का। और इस 191 फीट के ऊपर भगवा झंडा लहराया गया। किस प्रकार से लहराया जाता है वो आपने सारी वीडियोस देख ली है। लेकिन साथ साथ अब बात ऐसी है कि ये झंडा जो है वो 11 से 12 किलो के आसपास का बताया जा रहा है। और इस झंडे के अंदर काफ़ी कुछ तस्वीरें भी हैं। पहली तस्वीर है दोस्तों सूर्य भगवान की तस्वीर है, यानी कि सूरज की तस्वीर है। अब सूर्य हिंदू धर्म के अंदर किस प्रकार से आप जानते हैं। और फिर इसी के साथ साथ ओम की तस्वीर है और साथ साथ कोविदार पेड़ की तस्वीर है। अब कोविदार पेड़ जो है दोस्तों भगवान श्री राम के समय का पेड़ है, जिसको ऋषि कश्यप ने बनाया था। और ये जो पेड़ है ये काफ़ी चीज़ें दर्शाता है। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया वो इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द था कि आखिर कोविदार पेड़ क्या है, भगवान श्री राम कौन थे, इसके साथ साथ राम राज्य क्या है। और साथ साथ दोस्तों उन्होंने इन सब चीज़ों को कनेक्ट कर दिया भारत के लोकतंत्र से। अब इन तमाम चीज़ों के अंदर वो आखिर बताना क्या चाह रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया है वो ऐसे समय पर दिया है जहां ये देखने को मिल रहा है कि भारत के अंदर काफ़ी ऐसे लोग हैं जो भारत की जड़ों को भूल रहे हैं, भारत की विरासत के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं। और कुछ ऐसे लोग हैं जो भारत के लोकतंत्र को हथियार बनाते हुए अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने इस भाषण के अंदर यही कहते हैं कि भारत की जनता को अपनी विरासत को नहीं भूलना चाहिए, अपनी विरासत को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और आगे काम करना चाहिए। चाहे भारतीय भारत से निकलकर कहीं भी जा चुके हों, लेकिन उनको अपनी विरासत को नहीं भूलना चाहिए। राम राज्य की जो संस्कृति है उससे जो डिसिप्लिन आता है, उससे जो फायदे होते हैं, उन तमाम चीज़ों को अपने जो जनता है, अपने जो लाइफ है, अपना जो लाइफ रूटीन है उसके अंदर इस्टेब्लिश करना चाहिए, उसको फॉलो करना चाहिए और फिर आगे बढ़ना चाहिए, जिससे कारण भारत के अंदर एक डिसिप्लिन वाली जो सीख रेखा है वो डेवलप हो जाए। इसी के साथ साथ वो क्या बताते हैं, वो ये बताते हैं कि भारत की जो राजनीति है उसके अंदर जो लोकतंत्र है वो लोकतंत्र सबसे पुराना ही भारत के अंदर। उन्होंने तमिलनाडु के एक गुफा का उदाहरण दिया, बताया कि उस गुफा के अंदर जिस प्रकार से कार्विंग्स हो रही है, जिस तरह से क्राफ्टिंग्स हो रही है, उसको वो चीज़ें दर्शाती है कि भारत के अंदर किस प्रकार से उस समय के लोग भी लोकतंत्र के हिसाब से जिया करते थे। उन्होंने बताया कि भारत की जो लोकतंत्र है वो ही सबसे, यानी कि उन्होंने बताया कि भारत जो है मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, उन्होंने ये बताने की कोशिश की है। और ये तमाम चीज़ें दोस्तों काफ़ी रूपरेखा खड़ी कर देते हैं उन दिनों के बीच में जहाँ देखने को मिलता है कि भारत के अंदर भगवान श्री राम का विरोध होता है, भारत के अंदर राम मंदिर के बनने का विरोध होता है, भारत के अंदर अयोध्या के अंदर जो कुछ भी होता है उसका विरोध होता है, और भारत के अंदर लोकतंत्र का भी विरोध होता है। कहा जाता है कि लोकतंत्र खतरे में है, कहा जाता है कि राम के भरोसे तो बीजेपी राजनीति करने की कोशिश कर रही है। ये तमाम चीज़ें कही जाती है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये तमाम चीज़ें बताई। इसी दौरान दोस्तों क्या होता है, खूब सारी वीडियोज़ भी निकल कर आती हैं। उन वीडियोज़ के अंदर दिखाया जाता है कि किस प्रकार से अयोध्या राम मंदिर के अंदर जो ध्वजारोहण का कार्यक्रम है वो स्टैब्लिश किया जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस प्रकार से एक चीज़ घुमाते हैं फिर वो झंडा ऊपर जाता है। ये तमाम तस्वीरें और ये तमाम चीज़ें हर जगह जा रही हैं और सभी लोग इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब इसके अंदर मेन खुशी की बात यह भी कि अयोध्या राम मंदिर का जो परिसर है वो परिसर अब पूरा का पूरा बनकर तैयार हो चुका है। जब प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब वो पूरा नहीं बना था, अब वो पूरा बनकर तैयार हो चुका है। तो इसी के साथ साथ जो वहाँ पर लोग विजिट करेंगे, जो टूरिस्ट एक तरीके से टूरिज्म आएगा वो भी बखूबी ढंग से फैल पाएगा और लोग बाग अच्छे तरीके से घूम पाएंगे। लेकिन दोस्तों अब अपन आ जाते हैं राजस्थान की राजनीति के अंदर। अब राजस्थान की राजनीति के अंदर क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपको एकदम सरल शब्दों में समझाता हूँ। देखिए, राजस्थान के अंदर एक नेता है जो अलग अलग राज्यों के राज्यपाल रहे हैं। इस वक्त वर्तमान में वो सिक्किम के अंदर राज्यपाल हैं और यानी कि गवर्नर हैं वहाँ पर। उनका नाम है ओम माथुर।
ओम माथुर क्या है दोस्तों, उनकी जो पोती है उनका एक विवाह समारोह चल रहा था और विवाह समारोह चलते वक्त देखने को ये मिल रहा था कि वहाँ पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता आए हुए थे। वहाँ पर वसुंधरा राजे भी आई थी, वहाँ पर सतीश पूनिया भी आए थे, वहाँ पर राजेंद्र राठौर भी आए थे और वहाँ पर दोस्तों गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे। तो ये तमाम लोग जब आते हैं तब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली रहती है कि जब अमित शाह आते हैं तब वहाँ पर वसुंधरा राजे मौजूद नहीं होती है, वसुंधरा राजे आती हैं अमित शाह के जाने के बाद में। आपको इतनी बात समझ आ गई। लेकिन दोस्तों अब आप एक और चीज़ पे गौर डालिए, यहाँ पर होता ये है कि जब अमित शाह स्टेज पर होते हैं तो वहाँ पर सतीश पूनिया भी मौजूद होते हैं और स्टेज पर सतीश पूनिया से एक मुलाकात होती है अमित शाह की। उसके बाद जब अमित शाह ये विवाह समारोह अटेंड कर सबको आशीर्वाद देकर जब वहाँ से निकल रहे थे तो अपनी गाड़ी में बैठ के जब हेलीपैड पर जा रहे थे तो रास्ते में उनके साथ गाड़ी में जाते हैं राजेंद्र राठौर और बताया जा रहा है कि राजेंद्र राठौर से भी यहाँ पर कुछ बातचीत हुई है, लेकिन उनकी अगर मुलाकात किसी दिग्गज राजस्थान के नेता से नहीं हुई जो कि भाजपा के अंदर बड़ी ही प्रभावशाली है, तो वो है वसुंधरा राजे। अब उनके साथ क्यों नहीं हो पाई उसके कारण मैं आपको एक इनसाइड स्टोरी बताता हूँ। अभी इनसाइड स्टोरी ये है कि राजेंद्र राठौर से मुलाकात हो गई, सतीश पूनिया से मुलाकात हो गई और वसुंधरा राजे से मुलाकात नहीं हुई अमित शाह की। अब यहाँ पर एक इनसाइड स्टोरी ये है कि अमित शाह ने दोस्तों क्या करा है, एक प्लानिंग की थी और ये प्लानिंग कुछ इस प्रकार से थी कि राजस्थान के राजनीति के अंदर जो बड़े बड़े नेता हैं ना, इनको सभी के सभी को एक जिम्मेदारी दे दी। आपने हाल ही में देखा कि किस प्रकार से बिहार के अंदर चुनाव था, किस प्रकार से राजस्थान की एक अंता सीट है उसके ऊपर भी उपचुनाव था। तो यहाँ पर अब सबको जिम्मेदारियाँ बांटी गई। यहाँ पर यह कहा गया राजेंद्र राठौर को अमित शाह द्वारा कि आप बिहार जाइए और बिहार के जो पाटलिपुत्र का एरिया है वहाँ पर जाइए, वहाँ पर 14 सीटें हैं, उन 14 में से आप कितनी सीटें भाजपा को जिता सकते हैं वो आप ट्राई कीजिए जाके। इसी के साथ साथ सतीश पूनिया को जिम्मेदारी दी गई नवाड़ा लोकसभा सीट के अंदर और ये कहा गया कि यहाँ पर भी आप जाकर मेहनत कीजिए और बताइए कि इस नवाड़ा सीट की जो लोकसभा क्षेत्र है इसकी 6 विधानसभा सीटों पर लास्ट टाइम एनडीए की 1 सीट आई थी और आप अब की बार कितनी मेहनत करके लेकर आ सकते हैं वो दिखाइए। और साथ साथ दोस्तों वसुंधरा राजे को कहा गया कि आपके अंडर में आती है अंता लोकसभा सीट, तो अब आपकी विधानसभा सीट आपके लोकसभा क्षेत्र के अंदर अंता जो विधानसभा सीट है वो आपके अंडर में आती है। तो वसुंधरा राजे को और उनके बेटे दुष्यंत सिंह को जिम्मेदारी दी गई कि अब आप ये संभालिए। इसी के साथ साथ वसुंधरा राजे ने अपने जो प्रत्याशी हैं जो भाजपा से उतरे थे मोहरपाल सुमन, वो भी उनके बहुत ही करीबी प्रत्याशी हैं और पूरा चुनाव जो है वो मैडम ही संभाल रही थी। अब यहाँ पर जब इनको पहले तो दिन आता है जिम्मेदारी देने का, फिर दिन आता है रिजल्ट का। अब रिजल्ट क्या आता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। राजेंद्र राठौर जो पाटलिपुत्र का एरिया संभाल रहे थे वहाँ से 14 में से 11 सीट उन्होंने जितवा कर दे दी, ठीक है। सतीश पूनिया जहाँ नवाड़ा लोकसभा क्षेत्र के अंदर प्रयास कर रहे थे कि मेहनत कर रहे थे बिहार के अंदर, वहाँ ये देखने को मिला कि उन्होंने 6 में से 5 सीटें जितवा कर दे दी और वसुंधरा राजे ने जो अंता विधानसभा सीट को जिनके ऊपर वो मेहनत कर रही थी वो अंता विधानसभा सीट उनके हाथ से चली गई। यानी कि रिजल्ट सीधा सीधा ये है कि राजेंद्र राठौर के जो मार्क्स आए हैं वो बढ़िया आए हैं, वो पास हो गए। सतीश पूनिया का जो पेपर था उसके अंदर सतीश पूनिया भी मार्क्स लाकर पास हो गए, वो भी बढ़िया मार्क्स लेकर आए, लेकिन वसुंधरा राजे फेल हो गई। ये दोस्तों एक तरीके से साइड कॉर्नर करने वाली बात थी और इस साइड कॉर्नर करने वाली बात के अंदर जो वसुंधरा राजे अपनी छवि दिखाती है राजस्थान के अंदर, ये देखने वाली बात है कि वसुंधरा राजे अपने स्ट्रेचर को बहुत बड़ा बताती है। जब भजन लाल शर्मा ने गद्दी संभाली थी मुख्यमंत्री पद की तब यही बातें आ रही थी सामने कि वसुंधरा राजे सरकार चलने नहीं देगी, वसुंधरा राजे का जो दबदबा है विधायकों के अंदर ये बहुत खतरनाक है। लेकिन अब देखने को ये मिल रहा है कि वसुंधरा राजे की एक परीक्षा ली गई है। अमित शाह ने एक लॉबी तैयार करी है, अमित शाह ने अपनी इस लॉबी के अंदर राजेंद्र राठौर को रखा, सतीश पूनिया को रखा और बड़े बड़े अलग अलग लोगों को रखा, नेताओं को रखा और अब की बार इन्होंने वसुंधरा राजे को इनके सामने रखा, सबको बराबरी की जिम्मेदारी दी कि आप सभी जाकर अलग अलग चुनाव संभालिए। और वसुंधरा राजे को तो उन्हीं के क्षेत्र के अंदर जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन फिर भी वसुंधरा राजे इस एग्जाम के अंदर फेल हो गई और राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया बिहार के अंदर जाकर भी पास होकर आ गए, यानी कि अच्छा रिजल्ट लेकर आ गए। तो अब यहाँ पर साइड कॉर्नर करने वाली बात आएगी और ये अलग अलग चीज़ें देखने वाली भी बात भी है कि अंता विधानसभा सीट के ऊपर जो चुनाव प्रचार हो रहा था तो मोहरपाल सुमन के साथ साथ वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह ही मेहनत कर रहे थे। आखिरी के जो दिन था उस दिन भजन लाल शर्मा एक जिप्सी के ऊपर बैठ कर आए थे जो वसुंधरा राजे के साथ थे। आखिर में मेरे को लगता है कि भजन लाल शर्मा को भी ये बात पता था कि ये सब चीज़ें होने वाली है, वो एक साइलेंट प्लेयर है बीजेपी
बीजेपी के अंदर। इस वक्त उनको इस प्रकार से आंका नहीं जा रहा है, लेकिन मेरे हिसाब से वो एक साइलेंट प्लेयर है जो रणनीति ऊपर से आती है उसको पहले ही वो एनालाइज करके रख लेते हैं कि इसका ये रिजल्ट होने वाला है, तो उस हिसाब से अपने आप को एक्सरसाइज के अंदर डालते हैं। लेकिन वसुंधरा राजे का जो रिजल्ट है वो देखने को मिलता है कि वसुंधरा राजे इसके अंदर 0 है। और दूसरी चीज़ ये है कि अंतर विधानसभा सीट के ऊपर किसी ने भी प्रचार नहीं करा, यानी कि जो बीजेपी के बड़े बड़े राजस्थान के अंदर लीडरशिप है उन बड़े चेहरों ने भी कोई प्रचार नहीं करा, क्योंकि उनमें से कई बड़े चेहरों को तो अमित शाह ने पहले ही बिहार के अंदर लगा दिया और वो वहाँ से रिजल्ट भी लेकर आ गए, लेकिन वसुंधरा राजे यहाँ से रिजल्ट ही नहीं लेकर आई। ये तो वसुंधरा राजे का क्षेत्र था, वसुंधरा राजे को कहा जा रहा था ये तो आपका क्षेत्र है, आप यहाँ पर बढ़िया परफॉर्म कर आई, लेकिन वसुंधरा राजे तो कर ही नहीं पाई। तो ये सब चीज़ें क्या दिखाती है, ये सब चीज़ें ये दिखाती है कि अमित शाह एक पेपर ले रहे थे और इस पेपर के अंदर वसुंधरा राजे फेल हो चुकी है। और अब भविष्य के अंदर यही बात सामने आ रही है कि इस वक्त राजेंद्र राठौर और सतीश पूनिया के पास, दोनों के पास कोई बड़ा पद नहीं है, कोई मंत्रालय या फिर उनके पास किसी भी संसद या फिर विधानसभा की सदस्यता नहीं है, वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं है। तो अब बात ऐसे सामने आ रही है कि साल 2026 के अंदर राज्यसभा के जब चुनाव होंगे तब देखने को मिल रहा है कि राजस्थान की 10 राज्यसभा सीटों के अंदर से 3 राज्यसभा सीटें खाली होंगी, जिसमें से 2 हो सकता है, एक सतीश पूनिया के लिए हो सकती है और दूसरी हो सकती है कि राजेंद्र राठौर के लिए। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसके अंदर देखने को मिल रहा है कि किस प्रकार से बीजेपी अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रही है राजस्थान के अंदर, और दिखाई दे रहा है साफ साफ कि वसुंधरा राजे अब एक साइड कॉर्नर के अंदर जाती जा रही है, यानी कि उनको दरकिनार कर दिया जा रहा है, क्योंकि उनका परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं आ पा रहा जो लेवल शायद सतीश पूनिया का है, जो लेवल शायद राजेंद्र राठौर का है। अब आगे क्या होता है वो देखने वाली बात है, लेकिन साथ साथ अगर अपन चलते हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर, तो दोस्तों संडे के आसपास क्या हुआ था, पाकिस्तान के अंदर जो पेशावर जो क्षेत्र है उस क्षेत्र के अंदर एक पैरामिलिट्री का हेडक्वार्टर्स था। उस हेडक्वार्टर्स के अंदर सबसे पहले एक फिदाइन अटैक होता है। फिदाइन अटैक जैसे ही होता है, यानी कि एक सुसाइड बॉम्बर अंदर घुसता है, वो फट जाता है। वो जैसे फटता है, पीछे 2-3 टेररिस्ट या फिर कुछ मिलिटेंट्स आते हैं। वो मिलिटेंट्स आके पाकिस्तान की आर्मी के सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। बताया जा रहा है पाकिस्तान द्वारा कि पैरामिलिट्री कमांडोज के 3 से 4 फौजी मारे गए, लेकिन पाकिस्तान ऐसे आंकड़े छुपाता है। जो हमला हुआ है वो काफ़ी भयावह है, काफ़ी बड़ा है, तो अनुमान लगाना ठीक नहीं है। लेकिन इस वक्त आज की तारीख के अंदर पाकिस्तान ने क्या एक्शन लिया है, पाकिस्तान ने दोस्तों अफगानिस्तान के अंदर बॉम्बिंग फिर से शुरू कर दी है, और बताया जा रहा है अफगानिस्तान के अंदर 10 से 12 लोग मारे जा चुके हैं, जिसमें से ज़्यादातर बच्चे हैं और महिलाएं हैं। तो पाकिस्तान जिस प्रकार से हरकत कर रहा है, अफगानिस्तान जिस प्रकार से हरकत कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि जो टर्की की बातचीत थी बीच में एक शांति समझौता कराने के, वो शांति समझौता होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। और मेरे हिसाब से जो दिल्ली के अंदर ब्लास्ट हुआ था उसके भी खूब सारे सबूत भारत को मिल चुके हैं कि किस प्रकार से जैश मोहम्मद के लिंक्स सामने आए। तो मेरे हिसाब से भारत को भी बिना देरी के कुछ ईस्टर्न फ्रंट के अंदर, जो पाकिस्तान की ईस्टर्न फ्रंट है, वहाँ पर कुछ दरवाजे खोल देने चाहिए या फिर कुछ बम्बार्डिंग कर देनी चाहिए। जिस प्रकार से पाकिस्तान कह रहा है कि हम 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है, तो एक चेक पाकिस्तान को भी कर लेना चाहिए कि क्या पाकिस्तान वाकई में 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार है या नहीं। आप क्या कुछ सोचते हैं तमाम चीज़ों के बारे में दोस्तों नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। साथ साथ इस वीडियो को दोस्तों लाइक भी कीजिए। जय हिंद, जय भारत।